जय श्री कृष्णा। होली का त्यौहार आप सबने मना लिया होगा। भैया दूज का त्यौहार भी आपने मनाया ही होगा। अब एक बार फिर से ज़रूरत है वापस अपनी रिदम में आने की। जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की। आज मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ इंग्लिश की। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनको इंग्लिश से बड़ा डर लगता है। उनको लगता है कि बस अगर मेरी इंग्लिश ठीक हो जाए तो मेरा जो सिलेक्शन है वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैंने भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की है, और हिंदी मीडियम से ही नहीं, मैंने तो सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई की है, जहां केवल और केवल हिंदी और संस्कृत में ही वार्तालाप होता है, और वही पढ़ाई का जो है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, या हम कहें कि उसी भाषा में हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन वहां से अगर मैं अपनी इंग्लिश को ठीक कर सकता हूं तो आप भी जरूर ठीक कर सकते हैं। जब तक हम इंग्लिश को केवल एक सब्जेक्ट की तरह देखते रहेंगे तब तक इंग्लिश में इंप्रूवमेंट उतना नहीं हो पाएगा कि हमारा इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन होने लगे। जिस दिन हम इंग्लिश को एक भाषा के रूप में देखने लगेंगे, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में देखने लगेंगे, उस दिन से इंग्लिश हमारी सबसे मजबूत कड़ी बन जाएगी। हमारे सिलेक्शन में सबसे ज्यादा योगदान इंग्लिश ही करेगी। और यकीन मानिए, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आप सरकारी किसी पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद भी जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा साथ देगा वो इंग्लिश ही होगी। क्योंकि आगे जाके आपको क्वांट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जीके की भी उतनी आवश्यकता जीवन में नहीं रह जाएगी जितनी कि आपको इंग्लिश की रह जाएगी। क्योंकि आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करेंगे, इंग्लिश में ही आप बातचीत करेंगे, इंग्लिश में ही आप लेटर्स के जवाब देंगे। इसलिए इंग्लिश पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को इंग्लिश बहुत कठिन लगती है उनसे मैं कहूंगा कि जब आप छोटे थे तब आपको कोई भाषा नहीं आती थी। आपने सबसे पहले शब्द सीखे थे, वर्ड्स। उसके बाद आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखे थे, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीखा था। देखते ही देखते आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने लगे थे, आप भाषा को पढ़ने लगे थे, आप भाषा को बोलने लगे थे, आप भाषा को लिखने लगे थे। ये आपने स्वयं किया है, इसके लिए मुझे कोई दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और ये आप सब ने किया है। आप तमिल बोलते थे, हिंदी बोलते थे, या आप उर्दू बोलते थे, कोई भी भाषा आपकी रही हो, लेकिन हम सब ने भाषा को ऐसे ही सीखा है। पहले शब्द, फिर वाक्य, और फिर भाषा को पढ़ना, बोलना और लिखना। जब हम इंग्लिश की तैयारी शुरू करें और हमारी वही जीरो वाली स्थिति हो, तो फिर से हमें एक बार बैक टू बेसिक्स हो जाना चाहिए। हमें फिर से इंग्लिश को उसी तरह शुरू करना चाहिए जैसे हमने अपने जीवन में एक भाषा को सीखा था। जो हम एक बार कर लेते हैं, दूसरी बार करना और आसान हो जाता है। अगर मैं इंग्लिश के योगदान की बात करूं तो प्रीलिम्स में, बैंकिंग के एग्जाम्स में 100 में से 30 नंबर की इंग्लिश आती है, और मेंस की अगर बात करूं तो 200 के पेपर में 40 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है। जहां डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है उन एग्जाम्स में इंग्लिश का वेटेज बढ़ जाता है। जैसे अभी कल IBACIO का रिजल्ट आया था, वहां पे टीयर 1 में तो अपनी इंग्लिश की भूमिका थी ही, टीयर 2 में तो टोटल डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का ही पेपर हुआ था, और उसी के बेसिस पे बच्चे अब इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बैंकिंग एग्जाम्स में या किसी भी दूसरे एग्जाम्स में हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश 3 तरह से ही पूछी जा सकती है। एक, इंग्लिश की वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, यानी कि वर्ड्स की कितनी आप महारत रखते हैं, कितना वर्ड्स के साथ आप खेलते हैं। एक तो इसकी जांच की जाती है। दूसरा है रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। आप पढ़ पाते हैं? अगर इंग्लिश को पढ़ लेते हैं तो क्या उसको समझ भी लेते हैं? और अगर समझ लेते हैं तो अगर उसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं तो क्या आप उनके उत्तर भी निकाल लेंगे? यानी भाषा की समझ
शब्दों का ज्ञान और तीसरा ग्रामर। भाषा कैसे बनी, कैसे उसमें वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंस का रूप दिया जाता है, कैसे सेंटेंसेस को मिला के एक पैराग्राफ अच्छा बनता है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पेपर इंग्लिश का आपके सामने आता है। प्रीलिम्स में भी ऐसा ही आता है, मेंस में भी आता है। अंतर इतना होता है कि मेंस में थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, वहां पे पैटर्न्स को मिक्स कर दिया जाता है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो रीडिंग एंड कंप्रेहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं 7-8 नंबर के, पैरा जंबल आता है 5 नंबर, क्लोज टेस्ट आते हैं, एरर डिटेक्शन आता है, फिलर्स के क्वेश्चन आते हैं। ये तो मेन हो गए। इसके अलावा भी कभी वर्ड स्वैप आ जाता है, वर्ड रीअरेंजमेंट आ जाता है, वर्ड यूजेज आ जाता है, इडियम्स फ्रेजेज आ जाते हैं, मैच दी कॉलम्स आ जाते हैं, कभी मिसस्पेल्ड आ जाते हैं, कभी स्टार्टर्स बेस्ड आ जाते हैं, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर मेंस की बात करें तो इन्हीं को मिक्स करके रीडिंग एंड कंप्रेहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, वर्ड यूजेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिलर्स, पैराजंबल्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, ये सारे क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। तो अब बात आती है कि अगर हमें इंग्लिश आती नहीं, अगर हम अंग्रेजी से बिल्कुल ही डरे हुए हैं, अगर हमको अंग्रेजी से कभी पाला ही नहीं पड़ा है, तो हम कैसे एग्जाम निकालेंगे? निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, एक रणनीति के तहत निकालेंगे। अगर आप बिल्कुल जीरो अपने आप को समझते हैं तो आप सबसे पहले कुछ इंग्लिश को सुनने का प्रयास करिए। कहां से सुनेंगे? सबसे आसान तो यूट्यूब ही है, जहां पे आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो कुछ वीडियोस को आप सुने। अब वीडियोस कैसे होंगे? क्या हम नोवेल पढ़ के इंग्लिश अच्छी करेंगे, या हम किसी ऐसे चैनल को देखेंगे जहां पे न्यूज सुनाई जा रही हो? तो वो ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि जो इंग्लिश पेपर में आती है वो ज्यादातर एडिटोरियल से रिलेटेड होती है, फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड होती है, एनवायरमेंट से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप सुबह सुबह एडिटोरियल एनालिसिस लेके, बहुत से टीचर्स यूट्यूब में आते हैं, इनमें से अगर सबसे ज्यादा बच्चों के द्वारा जिनको सराहना मिलती है, अगर उन टीचर्स का नाम लिया जाए तो निमिषा बंसल मैडम रोज 7:30 बजे अपना एडिटोरियल लेके आ जाती हैं। इसी तरह अनुभव गोस्वामी सर जो अड्डा के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपना एडिटोरियल लेके आते हैं। ये दोनों टीचर्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स से लेके मेंस तक की आपकी यात्रा में भरपूर सहयोग करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। इसमें अगर मैं अनुभव गोस्वामी सर का कहूं तो मैंने तो उनसे ही इंग्लिश को धार तेज की है, इंग्लिश की अपनी, क्योंकि वो डेली सुपर मॉक लेके आते हैं, रीडिंग एंड कंप्रेहेंशन की क्लास लेके आते हैं, और 2025 के अप्रैल के आसपास उन्होंने 7 दिन 7 मैराथन, 7 days 7 मैराथन चैलेंज किया था। अगर खाली आप उनके ये 7 वीडियोस को कई बार देख लें, एक बार में ना बैठ के थोड़ा थोड़ा करके आधे 1 घंटे करके भी देख लें, तो ये आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा कर देंगे। आपको रोज कुछ नए वर्ड्स सीखने होंगे। भाषा में आपकी पकड़ वर्ड्स से आती है। एक कॉपी बनाइए जिसमें आप रोज कम से कम 10 वर्ड्स तो लिखिए, और ये वर्ड्स ऐसे नॉर्मल नहीं होने चाहिए। ये वर्ड्स होने चाहिए जो उस दिन के हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पेज में आए थे, फाइनेंशियल वाले पेज में आए थे, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट से रिलेटेड थे, क्योंकि यही टॉपिक्स एग्जामिनर्स के सबसे चहेते टॉपिक्स हैं। तो आपको अपनी वोकैब को इन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से तैयार करना होगा। अब इसमें कुछ रूट वर्ड्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप एक वर्ड याद करेंगे तो उससे बनने वाले कई वर्ड्स का आप मीनिंग खुद निकाल सकते हैं। ऐसे रूट वर्ड्स का अगर आप यूट्यूब में डालेंगे रूट वर्ड्स वीडियो, तो आपको रूट वर्ड्स का वीडियो निकल के आ जाएगा। उनसे आप वो रूट वर्ड सबसे पहले याद करिए। इससे एक वर्ड से कई वर्ड्स जो बनते हैं, आपको वो सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। फिर आप
धीरे धीरे जब ये 10-10 वर्ड रोज याद करना शुरू करेंगे तो 300 दिन में 3000 वर्ड्स में आपकी पकड़ बन जाएगी। और मूलतः इतने ही वर्ड्स हैं जो बार बार टीचर्स अपने एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम्स में यूज करते हैं। डेली जब आप करेंगे, डेली आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पढ़ेंगे या जो यूट्यूब में टीचर्स निमिषा बंसल मैडम और अनुभव गोस्वामी सर पढ़ा रहे हैं उनके साथ करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप धीरे धीरे मुझे शब्द भी समझ में आ रहे हैं और जो मैं एडिटोरियल का पैराग्राफ पढ़ता हूं उसका अर्थ भी मुझे समझ में आ जाता है और उसके बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मुझे समझ में आ जाते हैं। तो सुबह की जो 1 से 1.5 घंटे की क्लास वोकैब और रीडिंग कंप्रेhension की आप करेंगे, इससे ये 2 चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। अब रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर को आपको पीछे भी नहीं छोड़ना है और ये भी नहीं सोचना है कि सबसे पहले मैं ग्रामर कंप्लीट करूंगा तब मैं रीडिंग एंड कंप्रेhension में आऊंगा या वोकैब पहले करूंगा बाद में मैं ग्रामर पढ़ूंगा। सब साथ साथ चलना चाहिए। सुबह के 1.5 घंटे जहां आपने वोकैब और रीडिंग कंप्रेhension को मजबूत करने में लगा दिए, दोपहर को, शाम को जब आपका राउंड 2 शुरू हो तो आप ग्रामर को भी 1 घंटा दीजिए। 11.5 घंटे का एक वीडियो निमिषा बंसल मैडम के चैनल में आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के नाम से मिल जाएगा। इसको आप अगर आधे घंटे, मैडम ने उसको कई पार्ट्स में बनाया है, तो अगर आप 30-35 मिनट की उसमें से एक क्लास आपको दिखाई दे जाएगी, उनकी ड्रेस चेंज हो जाएगी, वहां पे वो ब्रेक लेती हैं, वहां से आप 30 मिनट की क्लास 30-35 मिनट की रोज करेंगे, उस टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और फिर जब ये लोग प्रैक्टिस कराते हैं, सुपर मॉक कराते हैं या आप जिस टॉपिक पे अपने आप को वीक समझते हैं उसको आप यूट्यूब में डालिए। निमिषा बंसल के बहुत सारे वीडियोज होंगे, अनुभव गोस्वामी सर के बहुत सारे वीडियोज होंगे, उनसे आप प्रैक्टिस वहां से करते जाइए उस कॉन्सेप्ट की। लेकिन किसी चीज को पीछे मत छोड़िए, साथ साथ चलिए। इनमें ग्रामर भी साथ चलेगी, वोकैब भी साथ चलेगी, रीडिंग एंड कंप्रेhension भी साथ चलेगा। कम से कम एक पैराग्राफ तो आपको रोज अपने मन से पढ़ना चाहिए। टीचर्स पढ़ाएंगे, उनके साथ पढ़िए, उनसे देखिए कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे स्कीमिंग करते हैं। कई बार एग्जाम्स में हम लोग का समय कम होता है, रीडिंग एंड कंप्रेhension छूट रहा होता है, ऐसे में स्कीमिंग बड़ी मदद करती है। कैसे हम ऊपरी तरह से पढ़ के और मतलब निकाल सकते हैं जिसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ये भी एक तरीका है स्कीमिंग का जिसको आपको सीखना होगा। एक पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जब आप पैराग्राफ को पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद एक बार फिर से पैराग्राफ को ये सोच के पढ़ें कि अब मैं इसमें देखूंगा ग्रामर कैसी कैसी यूज हुई है, कैसे कैसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस का यूज हुआ है, कैसे स्टार्टर्स यूज होते हैं तो सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग लाते हैं या कैसे उसको अर्थ को बीच में ही बदल देते हैं। इन सब बातों को तब आप समझेंगे जब आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें ग्रामर को भी खोजेंगे। साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप ग्रामर पढ़ेंगे, तो आप जो सेंटेंस कर रहे हैं उस सेंटेंस को भी समझिए कि अगर मैं अपने जीवन में इस सेंटेंस को बोलना चाहूंगा तो मैं भी ऐसे ही बोलूंगा। जब आप 10 सेंटेंस बोलने का प्रयास करते हैं तो 10 और सेंटेंस बनाने की भी क्षमता आपके अंदर आ जाती है। तो ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कंप्रेhension का ये कॉम्बिनेशन आपको हर दिन साथ में लेके चलना है। 2.5 घंटे का अगर ये समय आप रोज निकालेंगे तो आपकी वोकैब भी मजबूत होगी, आपकी ग्रामर भी मजबूत होगी और आपका रीडिंग एंड कंप्रेhension भी मजबूत हो जाएगा। जहां तक कि टीचर्स की बात करें तो मैंने आपको 2 नाम बताए। अगर इनके साथ आप जुड़ते हैं, आप दोनों से पढ़िए जिससे आपको ज्यादा अच्छा लगे, जिससे आपको लगे कि मैं आसानी से समझ जाता हूं, इनकी बातें मुझे देर तक रिटेन होती हैं, उनके साथ आप कंटिन्यू करिए। अनुभव गोस्वामी सर और निमिषा बंसल मैडम, इनकी अगर प्लेलिस्ट से ही आपने प्रैक्टिस कर ली, इनके सुपर मॉक्स या रीडिंग एंड कंप्रेhension की क्लास आपने डेली बेसिस पे कर ली, तो आपको किसी सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मटेरियल इनकी प्लेलिस्ट से दोनों लोगों की मिल जाएगा आपको, अड्डा की और निमिषा बंसल मैडम की। इंग्लिश से रिलेटेड आपका कोई भी टॉपिक वीक नहीं रह जाएगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के अलावा आप कर भी क्या सकते हैं। एक बार आपने ग्रामर सीख ली, आपने 10 वोकैब उस दिन के कंप्लीट कर लिए, रीडिंग एंड कंप्रेhension की क्लास कर ली, फिर आप प्रैक्टिस करिए, मॉक दीजिए। मॉक से मत घबराइए क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। आप कितना भी भागिए, आपको अंत में एक कंप्यूटर के सामने 1 घंटे बैठने का प्रीलिम्स में और 2 से 2.5 घंटे, 2 घंटे 40 मिनट, सब जिस भी एग्जाम का जितना समय है उसके हिसाब से बैठने की प्रैक्टिस तो करनी ही होगी।
तो वीकली मेंस का और डेली प्रीलिम्स का, मंडे टू सैटरडे प्रीलिम्स, संडे मेंस, अगर आप इस पैटर्न में आगे बढ़ते हैं तो आपको खुद का इंप्रूवमेंट दिखेगा। और आपको अपनी ट्रैक अगर सक्सेस को करना हो, इफ यू वांट टू ट्रैक योर सक्सेस, देन यू स्टार्ट ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे तो आप अपनी सक्सेस को भी ट्रैक कर पाएंगे। एक डायरी में हर दिन का अपना स्कोर लिखिए, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को, अपने वीक टॉपिक्स को लिखिए, वीक टॉपिक्स पे काम करिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को याद रखिए कि जब पेपर में जाऊंगा सबसे पहले इन्हीं को मैं अटेम्प्ट करूंगा। आपको अपना इंप्रूवमेंट खुद दिखेगा, आप खुद अब पाएंगे कि मैं सक्सेस के पास जा रहा हूं, धीरे धीरे मैं सक्सेस के एकदम करीब हूं और देखो मुझे सक्सेस मिल गई। आप ट्रैक कर पाएंगे अपने आप को। एडिटोरियल कंपलसरी है। किसी नॉवेल को पढ़ के, किसी न्यूज चैनल को सुन के आपकी इंग्लिश कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगी जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। एडिटोरियल को पढ़िए, समझिए और वहां से जो नॉलेज निकलता है, जो वर्ड्स निकलते हैं, जो ग्रामर दिखाई देती है, उसको आप सीखिए। मॉक देने के साथ साथ उसकी एनालिसिस उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर खाली मॉक दे के आपने बंद कर दिया कंप्यूटर को तो आपने केवल 50% का काम किया है। आप में इंप्रूवमेंट मॉक देने से नहीं आएगी, स्पीड तो बढ़ेगी। इंप्रूवमेंट आएगी जब आप उस मॉक की एनालिसिस करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानते हैं, उनको और मजबूत करते हैं, वीकनेस को जीतने का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उस टॉपिक की, उसको भी अपनी मजबूती बना लेते हैं। आपको डेली लर्निंग करनी है, आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप से आगे बढ़ना है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको डिसिप्लिन रखना है। एक भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन मैंने कुछ सीखा ना हो। जैसे हमने बचपन में भाषा सीखी थी, अब हम एक बार फिर से एक नई भाषा को सीखेंगे। इंग्लिश पूरे वर्ल्ड को जोड़ने वाली भाषा है और यही इसको सबसे ज्यादा आसान बनाने वाली भी बात है। इतनी आसान है कि इसने ज्यादातर भाषाओं से शब्द ले लिए हैं और इतनी आसान है कि हर कोई दुनिया में इसको बोल पा रहा है। अगर मैं श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहूं तो श्रीमद् भगवद गीता का एक ऐसा श्लोक है जो आप सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। ये जो 4 भाग हैं, ये हमारे जीवन के 4 मजबूत स्तंभ बन जाएं तो जहां हम चाहेंगे वहां सक्सेस की वो कोठरी, वो घर, वो महल तैयार कर ले जाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका अधिकार कर्म करने में है। आप जी तोड़ मेहनत करिए, आप रोज प्रैक्टिस करिए, आप रोज नया सीखिए, इस पे आपका अधिकार है। इसी में आप फोकस रहिए कि मुझे कुछ सीखना है, सीखने से ही आगे बढ़ूंगा। कर्म को करने में आपका पूरा अधिकार है और यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा से कर्म मत करिए। यह मत सोचिए कि अब इसी साल मेरा सिलेक्शन हो जाए या मैं इतना पढ़ूंगा तो हो ही जाएगा। सब कुछ आपके हाथ में नहीं होगा। उन बच्चों से पूछिए जो आधे नंबर से रह गए। अगर उनका एक क्वेश्चन और सही हो गया होता तो आज वो अपनी मनचाही नौकरी कर रहे होते। तो सब कुछ आपके पास नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है कर्म करना, मेहनत करना और सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना। फल की इच्छा से नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नए सीखते हुए आगे बढ़ना है और मुझे एक दिन सक्सेस मिलेगी ही, मैं उतना काबिल बन जाऊंगा। इस उद्देश्य को आगे लेके बढ़िए। मां कर्म फल हेतुर्भु, अपने जो फल हैं कर्मों के, उनके लिए भी अपने आप को उत्तरदायी नहीं मानना है। कई बच्चे हैं जो उदास हो जाते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। कई बच्चे हैं जो पढ़ाई बंद कर देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। तो अगर कर्मों के फलों का उत्तरदायी अपने आप को आप मानेंगे तो आगे फिर कर्म आपसे उतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, उसमें आपका जोर है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ कमी रह गई, तो उसको पहचानिए, उस पर काम करिए। जैसे जैसे आप काबिल बनेंगे वैसे वैसे कामयाबी आपके पीछे आ ही जाएगी।
माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म से भागिए मत। अगर आप पढ़ाई से भागेंगे तो ऐसा नहीं कि जीवन में आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज नहीं पढ़ेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप पढ़ेंगे। अगर आज आप नहीं पढ़ेंगे, जब दुनिया की ठोकरें आपको लगेंगी तब आपको समझ में आएगा कि चल पढ़ लेते हैं भाई, जो मैंने साल वेस्ट कर दिए वो हो गए, लेकिन अब तो पढ़ लेते हैं। जीवन में कभी ना कभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही। चाहे जिस कंपनी में आप प्राइवेट नौकरी करेंगे उसमें ही आगे प्रमोशन लेने के लिए बोला जाएगा कि आपको ये क्वालिफिकेशन तो लेनी ही पड़ेगी, तब आप पढ़ेंगे। तो जब तब पढ़ेंगे तो आज क्यों नहीं, और जब आज ही पढ़ेंगे तो पूरे मन से क्यों नहीं। पूरे मन से पढ़ाई करिए। आपके माता पिता, आपके सहयोगी सब आपकी सक्सेस के साथ उस जश्न को मनाते हैं, सब अपने रिश्तों को आपके साथ जोड़ लेते हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तब तक आपको एकांत में रह के अपना प्रयास करना होता है, अपने आप को निखारना होता है, अपने आप को लायक बनाना होता है, अपने आप को काबिल बनाना होता है। इस एकांत में, इस दौर में जब कोई भी आपको नहीं जानता होगा, आप क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा होगा, तब भी आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपनी तैयारी को करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप सफल हो जाएंगे और जो भी आपके सपने हैं वो आप पूरे कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हो, आप अपने जीवन में उन सब ऊंचाइयों को छुएं जिनकी आपने कल्पना की है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा।